अस्सलाम वालेकुम। हम ए लेवल्स बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में आज यूनिट नंबर 5 ऑपरेशंस के सिलसिले में जो कुछ चैप्टर्स हैं उनको देखने जा रहे हैं। लेट्स सी कि हम एक ही वीडियो में सारे कवर करेंगे या 2 पार्ट में करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो लोकेशन एंड स्केल। ये टॉपिक ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए अक्सर चीज़ें इसमें जो है वो आपको वही बहुत सारी मिलेंगी। कुछ 1-2 टॉपिक्स, 1-2 बातें इसमें नई ऐड इन होंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन डिसीजन में ऑप्टिमल लोकेशन होने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। ऑप्टिमम लोकेशन होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ना होने के नुकसानात हैं। अगर ऑप्टिमम लोकेशन होगी तो क्या क्या चीज़ें अच्छी होने का चांस है। सबाबाजी, एक अच्छी लोकेशन से मुझे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? कौन सी? लेबर कॉस्ट कम हो सकती है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी पॉसिबली कम हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पॉसिबली कम हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट भी पॉसिबली कम हो सकती है कि मैं एक ऐसी जोन में ले लेता हूँ वहाँ सस्ती ज़मीन मिल रही है। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिला के कि मैं वेस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट कम हो सकती है। तो अब इसी को डिस्कस कर रहे हैं पूरे चैप्टर में कि लेबर कॉस्ट कैसे कम होती हैं। जाहिर है आप ऐसी कॉलोनी के पास लेते हैं जहाँ पे कि लेबर अवेलेबल है, उनकी सोसाइटी करीब में है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कहाँ कम हो सकती है? जहाँ आपका सप्लायर और कंज्यूमर करीब हों, दोनों के बीच का फैसला करते हैं आप। ग्रांट्स कहीं मिलती हैं, गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिल रही होती हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं, आप इस इलाके में खोलो, यहाँ फ़ायदा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहीं मिल सकती हैं, कहीं एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ मिल जाती हैं, कहीं आपको जो है वैसी मिल जाती हैं कि दूसरों की वजह से, वहाँ होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें सस्ती पड़ती है ना। एक ट्रक आया है उसके पास देने, तो मुझे भी वही ट्रक दे जाएगा माल। एक ट्रक उसका माल लेके जा रहा है, वही मेरा भी ले जाएगा। डिसइकोनॉमीज भी हो सकती हैं, एक दूसरे की वजह से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ज़्यादा लोग एक ही जगह खुल जाएंगे तो कुछ मसाइल भी हैं। बहरहाल तो अच्छा, दूसरा सवाल है, एक तो लोकेशन का सवाल था, इसको हमने क्विकली देखा। दूसरा सवाल है स्केलिंग। स्केल का मतलब क्या होता है? बिजनेस का साइज। तो स्केल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकती हैं। इंटरनल इकोनॉमीज में कौन कौन सी होती हैं? परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी। सब याद है? साइज बड़ा करने से इन चीज़ों में बचत हो जाना। साइज बड़ा करने से मार्केटिंग में बचत क्यों होगी? क्योंकि ज़ाहिर है बड़े स्केल पे मार्केटिंग होगी तो आप उस मार्केटिंग में ज़्यादा बड़े बजट से ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स कवर कर सकते हैं। पर यूनिट पर रुपी आपको ज़्यादा मार्केटिंग बेहतर मिल सकती है। जैसे कि आप किसी प्रोडक्शन हाउस से रब्ता करते हैं, उससे कहते हैं मुझे एक ऐड बनवाना है, उस प्रोडक्शन हाउस से कहते हैं मुझे 50 ऐड बनवाना है, तो आपको पर ऐड कॉस्ट कम पड़ेगी। टेक्निकल इकोनॉमीज़ हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं कम प्राइस पे। आपको याद है, पता है ना कि अगर आप एक लेंगे तो $20 का पड़ेगा, 50 लेंगे तो $10 का पड़ेगा। सर्विसेज बहुत सारी ऐसी हैं, बहुत सारे आप ऐसे जगह पे सब्सक्रिप्शंस लेते हैं जो कि ज़्यादा लेने पे सस्ती पड़ती हैं। परचेजिंग में भी ऐसा ही है। मैनेजरियल में भी ऐसा है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो बड़ा स्ट्रक्चर प्रॉपर बना सकेंगे, उसका फिर एडवांटेज होगा। मार्केटिंग मैनेजर अलग और फाइनेंस मैनेजर अलग। लेकिन फिर इसी तरह से इंटरनल डिसइकोनॉमीज भी होती हैं कि इन्हीं सारी चीज़ों की लेकर मैनेजमेंट जब एक हद से ज़्यादा हो जाती है साइज़, तो फिर मैनेजमेंट फिर कॉस्टली पड़ना शुरू हो जाती है। एक हद से ज़्यादा हो जाता है साइज़ तो फिर परचेजिंग के साथ साथ फिर आपको स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट और ये सारी कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बड़े बड़े वेयर हाउस रखने पड़ते हैं, फिर आपकी लीकेजेस, पिलफरेजेस, चीज़ें ख़राब होना, ये सब ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डिसइकोनॉमीज भी साथ साथ हो जाती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, वर्कफोर्स एलिनेट फील करती है कि वो कम उस पर जो है वो मतलब एक बंदा जो है पूरे प्रोसेस से आशना नहीं होता कि कहाँ से कहाँ तक प्रोसेस हो रहा है। कोऑर्डिनेशन आसान नहीं रहती। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होती हैं? इस कारोबार में मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं, उसकी वजह से मुझे भी फायदा है। ये एक्सटर्नल इकोनॉमी में किसी और का किस साइज बड़ा होने से मुझे फायदा होना, मेरे साइज बड़ा होने से किसी और को फायदा होना। कोई एक छोटी सी मिसाल दें फटाफट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
अकेला यहाँ पे होता तो शायद मुझे पास इतनी प्राइस नहीं पड़ती, हम सब ने मिलके कर लिया। जैसे मैंने कॉटन में कई दफ़ा मिसाल दी आपको कि कॉटन के जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो छोटे मैन्युफैक्चरर्स को काम सबलेट करते हैं जो प्रोडक्शन के हैं। तो एक के बड़ा होने से दूसरे सबको फ़ायदा हो गया, या ज़्यादा लोग एक जगह जमा होने से भी फ़ायदा हो गया। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट आसान है। तो इसी तरह से एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ भी होती होंगी, एक की वजह से दूसरे को नुकसान हो रहा है। जैसे कि पाइपलाइन है, उसमें एक सर्टेन अमाउंट में पानी आ रहा है, अब 10 खुल गए, किसी को भी पानी अच्छा नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है पानी, कम गैस आ रही है, गटर लाइन्स चौक हो रही हैं, सड़कें में जगह तंग हो गई, सबकी पार्किंग खुल बन गई, सबने जगह तंग कर दी। ठीक है, सोलर लगाने की जगह थी, उसकी बिल्डिंग का साया मेरी छत पे आना शुरू हो गया, मेरे सोलर की एफिशिएंसी ख़राब हो गई। तो डिसइकोनॉमीज़ भी हैं। तो ये दोनों मिला जुला के चलता है काम के। एक हद तक साइज़ बढ़ाने से या तादाद बढ़ाने से इकोनॉमीज़ बढ़ती हैं, एक हद के बाद डिसइकोनॉमीज़ हो जाती हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। दोनों सूरतों में ऐसे ही है। और ये यूनिट ख़त्म हो गया। नहीं, यूनिट खत्म मतलब उसका चैप्टर ख़त्म हो गया। इसी तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बहुत सारे तरीक़े हैं क्वालिटी को मैनेज करने के। पहले तो क्वालिटी की ज़रूरत क्या है और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स कैसे इस्टेब्लिश होते हैं। तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स कई एंगल्स पे सेट होते हैं। सबसे पहले तो क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड है कि कितना प्रोडक्ट सिमिलर रिजल्ट्स हर दफ़ा प्रोड्यूस करता है कि नहीं। मेरे प्रोडक्ट के अच्छे टेस्ट हैं और हर दफ़ा वैसे ही हैं। अगर मैं कहूँ कि कोक की क्वालिटी को एसेस करें तो किन किन मेयारात पे एसेस किया जा सकता है, ये बताएं। जी साहबा जी। हर दफ़ा कंसिस्टेंट टेस्ट है कि नहीं है। टेस्ट की क्वालिटी कैसे होगी, टेस्ट तो उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया ना। अब क्या हर दफ़ा वो टेस्ट चेंज करेंगे और बेहतर टेस्ट और बेहतर टेस्ट और बेहतर टेस्ट करेंगे? नहीं, टेस्ट वैसा ही रहा है। कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रहे, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग चले। क्वालिटी के अंदर ये भी आता है कि आप कितने एफिशिएंट टाइम के अंदर जो है वो एफिशिएंटली, यानी कितनी रिजेक्शन कम कर ली आपने, कितने वक्त के अंदर आपने काम पूरा कर लिया। ये सब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिनको कि आप मीट करते चले जाते हैं तो आपकी बचत भी होती है। क्वालिटी मैनेजमेंट में बचत भी है, साथ में खर्चा कम हो रहा है आपका और साथ में कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है। तो क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर लॉयल्टी बनाती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स को प्रोलॉन्ग करती है, कॉस्ट कम करती है। एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कम होती है क्वालिटी की वजह से, पता है आपको? कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट है तो ऑटोमेटिक ये खुद एक एडवर्टाइजिंग है, ये खुद एक मार्केटिंग गेम है। लेकिन क्वालिटी की को मेंटेन करने के लिए शायद प्राइस बढ़ जाए, शायद आपको कॉस्ट बढ़े भी, ये भी एक एंगल है कि ज़ाहिर है बगैर क्वालिटी चेक के चीज़ गुजार रहे हो, क्वालिटी चेक से चीज़ गुजार रहे हैं तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो ज़ाहिर है क्वालिटी को चेक करने के लिए एक तरीका है क्वालिटी कंट्रोल, एक तरीका है क्वालिटी कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रिवेंशन, दूसरा स्टेप है इंस्पेक्शन, तीसरा स्टेप है करेक्शन, फिर इम्प्रूवमेंट, यानी साइकिल दोबारा शुरू। प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन, करेक्शन। पहले कोशिश की जाए कि एक दफ़ा जब प्रोसेस सेट किया जा रहा है तो ठीक से सेट कर दिया जाए, उसमें गलती की ऑप्शंस कम हो, कम से कम गलती के ऑप्शंस हो। उसके बाद आपने चलाना शुरू किया तो आपने इंस्पेक्ट किया कि अब देखते हैं कि क्या गलती हो तो नहीं रही। उस इंस्पेक्शन में कोई गलती निकल के आई तो आपने उस गलती को करेक्ट किया और प्रोसेस को मज़ीद बेहतर कर दिया। फिर प्रोसेस चला, अब पहले से कम गलतियाँ होनी थी लेकिन फिर प्रिवेंशन के बावजूद फिर इंस्पेक्शन के अंदर कोई गलती निकल के आई। तो प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन, करेक्शन का एक पूरा प्रोसेस घूमता रहता है, क्वालिटी कंट्रोल का मेथड कहलाता है। इंस्पेक्शन, करेक्शन, प्रिवेंशन होगी। प्रिवेंशन पहले इसलिए है कि काम शुरू ही नहीं होगा, इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? जब तक काम शुरू नहीं होगा इंस्पेक्ट किस चीज़ को करेंगे? शुरू करने से पहले प्रोसेस ऐसे लेट डाउन किया जाए कि उसमें गलती के चांसेस कम हो, इसको प्रिवेंशन कह रहे हैं। कम से कम, पहले कम से कम के हिसाब से प्लान कर लिया, अब चलाया, उसको इंस्पेक्ट किया तो निकल के आ गए, निकल के आए, करेक्ट किया, फिर प्रिवेंशन के हिसाब से प्लान दोबारा बना दिया। अब ऐसा करना भाई आइंदा और कम होगा। फिर इंस्पेक्ट किया, फिर कुछ निकल के आया, फिर करेक्शन कर ली। तो क्वालिटी कंट्रोल से बहुत फ़ायदे होते हैं। ज़ाहिर है क्वालिटी प्रोडक्ट आ गया तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसिव काम भी है, उसमें खर्चा भी होता है, एडिशनल लोगों को हायर करना पड़ता है। ओवरऑल आपको याद है ना कि क्वालिटी कंट्रोल हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, याद है ना ये बात?
क्वालिटी कंट्रोल से बेहतर ऑप्शन आता है हमें, क्या है क्वालिटी कंट्रोल से बेहतर तरीका क्या है? TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन अभी आते हैं उस पर। तो जब TQM पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल को हम क्यों वो करें, कैसे करें। ठीक है जी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो एक और मेथड है जिसमें कि वर्कर्स जो हैं वो अपने अपने आउटपुट को खुद चेक करते हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। इसमें कोशिश की जाती है कि क्वालिटी आखिर में चेक होगी, फिर गलती निकलेगी, फिर करेक्शन आएगी, इसकी नौबत ना आए, बल्कि प्रोसेस को ही इतना परफेक्शन के साथ कर लिया जाए, बेहतर तरीके से कर लिया जाए कि गलती आने की गुंजाइश ही कम हो जाए। आपको याद है मैंने 6 सिग्मा का एक रूल बताया था? 6 सिग्मा का कुछ याद आ रहा है? 6 सिग्मा, 6 इन अ मिलियन, 6 इन अ मिलियन से ज़्यादा ना हो रिजेक्शन। ठीक है, 6 सिग्मा जो है इसलिए कहते हैं इसको, 1 मिलियन में 6। हाँ 1 मिलियन, 6 इन अ मिलियन, हाँ 1 मिलियन में 6 से ऊपर रिजेक्शन ना जाए, तो 6 भी ना जाए मतलब। ठीक है जी। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस का एक गेम है कि वो इंतज़ार नहीं करते इस बात का कि क्वालिटी चेक होगी, फिर क्वालिटी प्रिवेंट होगी, कंट्रोल होगी, फिर सही होगी। तो इसमें ज़ाहिर है हर प्रोसेस जो है उसके अंदर जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को तैयार रखते हैं, इस नज़र से देखते रहते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन का स्टेप हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ इनपुट्स का हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन का हो, चाहे वो डिलीवरी सिस्टम का हो। हर प्रोसेस, बिजनेस के इतने ही प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस के अंदर जो है वो लोग अपना इनपुट डालते रहते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो हासिल रहे। लेकिन इसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट बनाना पड़ता है। देखो, प्रोडक्ट आखिर में निकल के आया, उस पर कोई कमी थी तो वो आपने वापस भेज दिया, यहाँ पे एक चेक लगाया आपने, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आपको हर एक को ट्रेन करना पड़ेगा, हर बंदे का माइंडसेट बनाना पड़ेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा उन बुनियादों पर। तो बता सकते हैं कोई क्वालिटी एश्योरेंस कहाँ होती होगी? कोई ऐसी जहन में आपके है? प्रोडक्ट कोई भी बना के जब उसकी वो देती होगी, जैसे टोयोटा वाले जो हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं, हर स्टेज ऑफ पे जो है वो जो बंदे हैं वो खुद ट्रेन किए जाते हैं कि वो इस बात पे को मद्देनजर रखें क्वालिटी कैसे हम इंश्योर करेंगे। ठीक है, इसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, लोगों की नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हर प्रोसेस में क्या क्वालिटी को अश्योर किया हुआ है, क्या इस बात की ट्रेनिंग होती है लोगों की कि क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाएगी। तो ISO 9000 के नाम से सर्टिफिकेशन होती है। ठीक है, तो आप बहुत से प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लिखा हुआ देखेंगे ISO 9000 सर्टिफाइड, मतलब वहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए सर्टिफिकेशन हासिल की गई है। ठीक है, ISO का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर TQM की बात कर लेते हैं। ठीक ठीक। तो हर कोई हर जगह क्वालिटी एश्योरेंस से एक कदम और आगे निकाल लें और कहें कि बस क्वालिटी ही क्वालिटी, हर वक्त क्वालिटी। तो ये एस्टैब्लिश बिजनेसेस के अंदर ज़्यादा पॉसिबल है। एक बार्बर, एक सेलर, एक सलून लगा रहा है, अभी कभी क्वालिटी को वो पर्सनली मैनेज करेगा, बंदे हायर किए हैं उनकी, अभी इस तरह से उन अवेयरनेस नहीं हुई, पता नहीं कितने कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे, चलेगा नहीं चलेगा, अभी कहाँ वो क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल TQM कर सकेगा। हाँ, वो क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ एंगल्स को सब्सक्राइब कर लेगा, जैसे कस्टमर फीडबैक फॉर्म बना लेगा, आपको कैसा लगा, तो यहाँ से क्वालिटी कंट्रोल का एक एंगल स्टार्ट हुआ कि आखिर में प्रोडक्ट को मैनेज किया जाए। लेकिन जो कंपनी बड़ी है, अच्छी तरह से चल पड़ी है, क्या वो तो राइम कर गया, जो कंपनी बड़ी है, अच्छी तरह से चल पड़ी है, तो वो जो है वो हो सकता है कि इसको निस्बतन ज़्यादा आसानी से अप्लाई कर सके। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों को ASMR आवाज़ भी जा रही होगी साथ में कॉफ़ी पीने की। अच्छा, एक और मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंपनी थी शेल के नाम से, शेल पाकिस्तान जो थी, जब वहाँ यहाँ पे ऑपरेट करती थी,
तो कितनी इंटरेस्टिंग TQM थी उनकी। शेल का कारोबार क्या था? शेल पाकिस्तान का क्या कारोबार था? पेट्रोल बेचना। चलो और भी कारोबार थे, अभी फिलहाल आसानी के लिए पेट्रोल बेचना करते हैं। अब पेट्रोल बेचना के जो प्रोसेसेस इंगेज थे, उसमें पेट्रोल रिसीव करना, जहाँ पेट्रोल बनता है रिफाइनरी, वहाँ से लेके पंप्स तक पहुँचाना, अब पंप्स पे कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अब इसमें क्वालिटी के से जो लोग मुताल्लिक हो रहे थे वो कौन कौन थे? पंप पे जो खड़ा होकर बेच रहा है वो भी तो मुताल्लिक है, वो कितनी अच्छी स्टैंडर्ड की सर्विस दे रहा है। वो जो वहाँ टैंक को मैनेज कर रहा है, अंडरग्राउंड टैंक को, वो भी क्वालिटी देख रहा है। एक बहुत बड़ा मसला जो उनका हमेशा से रहा, वो रहा ड्राइवर हजरात। पाकिस्तान में ड्राइविंग में अक्सर लोग जो आते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, और ना सिर्फ पढ़े लिखे नहीं होते बल्कि ख़ास कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही कम क्वालिटी कॉन्शियसनेस होती है, थोड़ा रगेड किस्म का माहौल होता है। दुनिया भर में वैसे तो ड्राइवर्स रगेड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा रगेडनेस है। और फिर हमारे यहाँ कवानीन की खिलाफ वर्जी एक तमगा समझा जाता है। मैंने ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला ली तो मैंने ज़्यादा अच्छा काम किया, मैं सिग्नल तोड़ दिया तो मैंने ज़्यादा अच्छा काम किया। अरे छोड़ो, कौन माने इनकी बातें। गाड़ी में शीशे लगाने की क्या ज़रूरत है, साइड मिरर में देखने की क्या ज़रूरत है। मैं बड़ा ट्रक चला रहा हूँ तो मैं तो अपनी मर्जी चलाऊंगा सड़क पे, सब मुझसे डर के चलेंगे। इस माइंडसेट को ब्रेक करते हुए इस लेवल तक लाना कि ड्राइवर क्वालिटी कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाए, बड़ी मेहनत की उन्होंने, बहुत टाइम लगाया इस पर। हो गया ये? हाँ, काफ़ी हद तक हो गया था, शेल चला गया पाकिस्तान से पिछले साल। मल्टीनेशनल होने पंप्स शम्स हैं, उन्होंने वो शेल पाकिस्तान को बेच दिया। शेल मल्टीनेशनल ने शेल पाकिस्तान को कारोबार अपना हैंड ओवर करके बेच कर चले गए बाहर। शेल ग्लोबल नहीं रही अब यहाँ पे। ठीक है जी, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इसको इस लेवल तक जाके अप्लाई करती हैं कि उनका वो शख्स भी उसको क्वालिटी को श्योर कर रहा होता है। लेकिन फिर उसी के हवाले से बहुत सारे मसले आते हैं। चूँकि यहाँ तो ये टॉपिक नहीं डिस्कस हुआ, मैं आपसे वैसे डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि इंटरनेशनल जो जाइंट्स हैं रिटेल में, कौन है? नहीं, रिटेल में नहीं ना, हम तो ऑनलाइन में चले गए। फिजिकल रिटेल, वॉलमार्ट। अब वॉलमार्ट कितना बड़ा जाइंट होगा, क्वालिटी को कितना कॉन्शियस होगा, लेकिन वॉलमार्ट का जो एम्प्लॉई है वो तो रुला दिया उन्होंने क्वालिटी के मैनेजमेंट के चक्कर में उसको। इतने पैसे थोड़ी दे रहे हैं जितनी क्वालिटी एश्योर करा रहे हैं उससे। कस्टमर से यूं बात करो, और कस्टमर में कैरन आ रही है, कस्टमर में कैरन आ रही है, कैरन। वो पहली खातून दुनिया की जिनकी के वीडियो रिकॉर्ड करके बाकायदा मशहूर हुई, वो जो इंटाइटल्ड, और मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें बताऊंगी, इधर देखो मिस्टर, एक ख़ास किस्म का बिहेवियर है। अमेरिका में ज़्यादा है और बाकी दुनिया में भी ऐसे ही करती हैं ये ख़वातीन। कुछ ख़वातीन होती हैं हाईली इंटाइटल्ड, तो पता नहीं है मैं कौन हूँ, बता दो, बुलाओ अपने मैनेजर को, इधर आओ, ऐसे बात करते हैं। वो एक ख़ास स्टाइल है। आप कैरन के नाम से सर्च करेंगे तो पूरी दुनिया में भरी हुई हैं हर तरफ से वीडियोस मजे मजे की कि अनदर कैरन, अनदर कैरन। अब पहली खातून जो थी उनका नाम कैरन था, तो अब सब कैरन हो गई। तो कैरन्स जो हैं वो वॉलमार्ट में तो बहुत ही आती हैं, तो लम्हे लम्हे को उनको इस तरह के कस्टमर्स भी फेस करने पड़ते हैं। शिफ्ट्स बहुत लंबी होती हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, और वॉलमार्ट ने बहुत सारा काम फिजिकल लेबर का है, चीज़ें उठानी है, रखनी है, यहाँ पहुँचानी है। तो वॉलमार्ट के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार है उनकी क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस से भी। हालांकि क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन शायद आप जब क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो देखना चाहिए। ठीक है, तो ज़ीरो डिफेक्ट्स कहना अच्छा है, कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका स्ट्रेस जो है ना वो एम्प्लॉई पे पड़ता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब TQM के अंदर उन्होंने एक सर्कल बनाया है, प्लीज़ उसको एक नज़र देख लें, इससे आपको जवाब बनाने में थोड़ी आसानी होगी। देख लीजिए ज़रा। TQM में फोकस ऑन कस्टमर, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम, इन्वॉल्व्स ऑल एम्प्लॉयज़।
ये पूरा साइकिल है प्रोडक्शन का और कस्टमर सर्विस का, कि हर एंगल पे, हर जगह पे, हर स्टॉप पे जहाँ पे कैब चल रहे हैं उसमें क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लिए जाए। लाओ भाई वाली कहाँ गई? सॉफ्टवेयर नहीं क्वालिटी के हवाले से एक सवाल है बेंचमार्किंग। चलें अब फास्ट ट्रैक वापस आ गया। बेंचमार्किंग का क्या मतलब होता है? मैं क्वालिटी बनाऊं तो किसके जैसी? तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आप मार्केट लीडिंग कंपनी को बेंचमार्क कर लेते हैं कि ऐसा हमारा होना चाहिए। अच्छा, बेंचमार्क में ना प्रोसेसेस भी आते हैं, पूरा प्रोडक्ट बेंचमार्क नहीं हुआ। बॉडी किट तैयार करने में कितना टाइम लगना चाहिए, तो फास्ट से फास्ट जो कंपनी बना रही है वो बेंचमार्क हो गई। इंजन में ऑयल चेंज करने का बेंचमार्क क्या होना चाहिए, तो फास्ट से फास्ट जो कर रहा है, फास्ट से फास्ट अलॉन्ग विद एफिशिएंसी। तो क्वालिटी के ही बेंचमार्क होते हैं कि इनके यहाँ कितनी रिजेक्शन होती है। भाई कम से कम रिजेक्शन अब यहाँ तक पहुंच गई, अब हम भी फिर ये हासिल करके देखें। बेंचमार्क परफॉर्मेंस इंडिकेटर बन जाता है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जब इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीज हो जाती है जो कि लोगों से ज्यादा अच्छा करती है। जैसे कि दिल से नहीं दिया, जैसे कि एक गाय के दूध की यील्ड। अच्छा पाकिस्तान में क्या बेंचमार्क है? पाकिस्तान में क्या बेंचमार्क है? 10 किलो नहीं एक दफा एक गाय या भैंस कितनी दिन में मिल्क होती है? एक दिन में कितनी दफा मिल्क होती है? 2 दफा। एक भैंस जब एक दफा मिल्क होती है तो 5 किलो दूध देती है, और 10 किलो में कितना अच्छा हो गया। रोज के 10 किलो देती है। 5 दिन में उरूज जितना वजन खड़ा कर देती है। पता नहीं है मेरा, नहीं है? आई मीन हो गया अभी आज करूँगा मैं 50 तो बताइए, 50 नहीं। पाकिस्तान में अच्छी से अच्छी भैंस को आप बेंचमार्क बनाने, भैया 7 किलो देती है, तो उसके हिसाब से काम करना शुरू करें। बेंचमार्क बनाने का मकसद क्या है? कि फिर उसकी बुनियाद पे काम शुरू किया जाए, कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो परफॉर्मेंस लीडर को आप आइडेंटिफाई करें। पहले तो ये आइडेंटिफाई करें किस एरिया में परफॉर्मेंस मेजर करनी है, फिर अपनी परफॉर्मेंस मेजर करें, फिर इंडस्ट्री लीडर को सेलेक्ट करें, फिर अपने पास एक ऐसा फॉर्मेट बनाए जिससे कि आप उसको कंटिन्यूसली डेटा को, इम्प्रूवमेंट के डेटा को कलेक्ट करते रहें और उस प्रोसेस को बार बार इटरेट करें। एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा किया, हर दफ़ा इम्प्रूवमेंट की, थोड़ी सी ट्विकिंग की, हर दफ़ा इम्प्रूवमेंट की, थोड़ी सी ट्विकिंग की, यहाँ तक कि जो है वो आप रीमेजर करें, यहाँ तक कि आप जो है वो उस स्टैंडर्ड को मीट कर लें जो आपने सेट किया था। तो ये देखें, इसकी साइकिल लिखी है, करेक्शन बाय बाय वो क्या करनी पड़ेगी ना। आप एक दफ़ा करेंगे। बेंचमार्क उन्होंने ऐसे थोड़ी हासिल कर लिया। एक बंदे ने अगर 7 किलो दूध रोज़ ले रहा है, एक वक्त पे ले रहा है, तो उसने ऐसे थोड़ी नहीं किया होगा। पहले आपने थोड़ा फीड बढ़ा के देखी, उसका खाना बढ़ाया, उसने भूसा बढ़ाया, उसमें चने बढ़ा दिए, उसमें ये कर दिया, चीज़ें करते गए, चीज़ें इंप्रूव होती गई, यहाँ तक कि आप भी पड़ेगा। वहाँ तक आ गए। दूध बढ़ाने के लिए या तो ब्रीड चेंज करनी पड़ती है, डाइट, 2 ही ऑप्शन है। खाना बदल लो या नस्ल बदल लो। इसे बदल लो। तो वो ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप लर्न करते हैं। बेंचमार्किंग का क्या फ़ायदा होता है? खुद सोचो कि अगर इंडस्ट्री में कोई आपसे अच्छा कर रहा है तो आपने उसके जैसा ना किया तो क्या नुकसान होगा? भाई साहब, कंपटीशन में मतलब कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही होगी। तो बेंचमार्किंग का क्या मसाइल है? क्या वही सबसे अच्छा था या उससे ही बेहतर हो सकता था? तो फिर आपने उसी को बेंचमार्क कर लिया, हो सकता है उससे ऊपर जा सकता था, या उसके सर्कमस्टेंसेस इतने मुख्तलिफ थे, आप उसकी कोशिश में लगे रहे, आपसे नहीं हो पा रहा। तो उसके कुछ मसाइल भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। और यहाँ पे जो है वो हमने ये चैप्टर ख़त्म किया। बस टाटा खत्म। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। 15 मिनट बचे हैं, तो इसका मतलब हम आखिरी इसका यूनिट भी निपटा सकते हैं। नहीं बार-बार यूनिट बोल रहे हैं। मतलब आखिरी चैप्टर भी देख सकते हैं। आखिरी चैप्टर जो है वो है, आखिरी चैप्टर इसका जो है वो है ऑपरेशन डिसीजंस। ये जो सबसे मुश्किल होता है, जाते ही नहीं अंदर। आखिरी वाला सबसे मुश्किल होता है। देखें इसमें आईटी का रोल, बहुत डिफिकल्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी, और डिफिकल्ट हो गया। ईआरपी, और डिफिकल्ट हो गया। लीन प्रोडक्शन। बढ़ता चला जा रहा है डिफिकल्ट। लीन प्रोडक्शन कभी नहीं पढ़ा? ये थोड़ी होता। तो ये प्रोसेसेस ऐसे हैं, सेल प्रोडक्शन, कैन बैन, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता। ऑपरेशंस मैनेजमेंट।
चलिए ठीक है, बच्चे बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका फुल हो गया टमी, तो हम यहाँ पे इसको रोक के इसकी अगली वीडियो बना लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।